बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के लिए जो पिछले 3 दिनों से कल और परसों से जो कैंडिडेट जिनके पेपर हो रहे हैं रिटन, उनमें कौन कौन से उनके जो एक पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे और आप लोगों ने यही क्वेश्चन याद करके जाने, क्योंकि जो फर्स्ट डे वाले कैंडिडेटों का पेपर हुआ था उसमें सेकंड डे वालों का आधे क्वेश्चन उनमें सेकंड डे वालों के आए हुए थे, ठीक है। और जो थर्ड डे वाले थे उनमें भी सेकंड डे वालों का आधा पेपर वही था और आधा पेपर उन लोगों का चेंज था। तो तीनों दिनों के जो जिन जिन कैंडिडेटों ने मुझे क्वेश्चन भेजे तो मैंने तमाम तरह अपने पास लिखे हुए वन बाई वन करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। अगर आप लोग इस पेपर को कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि इंशाल्लाह आप लोग अपने 80+ जो मार्क्स अपने तहरीरी इम्तिहान में पास ले सकेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने फिर लाजमी इसको लाइक करना है, अदरवाइज़ आप लोग इसको डिसलाइक कर दिया करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था वो ये आया था, ये इस्लामियात के क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने मिक्सअप करके लिखे हुए हैं जैसे जैसे मुझे लड़कों ने भेजे हैं, तो मैं इसी तरह मैंने लिखते गया हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सन ईस्वी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 सन ईस्वी को पैदा हुए, ठीक है। 571 सन ईस्वी में पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उसके अलावा एक जो क्वेश्चन है जी, ये खलीलुल्लाह किसका लक़ब है? एक ये क्वेश्चन, एक और इधर क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को बता दूं या अच्छा एक क्वेश्चन ये, ठीक है, सैफुल्लाह किसका लक़ब था? तो ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तकरीबन एक क्वेश्चन और था वो मुझसे मिस हो गया कहीं। तो ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे, सैफुल्लाह किसका लक़ब था, खलीलुल्लाह किसका लक़ब था, तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ कुछ मैंने आप लोगों के लिए ये निकाले, ये जो तमाम सहाबा इकराम है, आई थिंक 10 से 12 को जो लक़ब मिले हुए वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो नहीं आएंगे आप लोगों के तो आप लोगों के इनमें से कोई आ जाएगा, 100% यही बात है, ठीक है। उसकी वजह ये कि सबको अगर एक जैसा नहीं देते तो आप लोगों को इनमें से कोई दे दिया जाएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तमाम तरह को आप लोगों ने यहाँ से स्क्रीन ले लेने इनके। हुज टाइटल इज़ सैफुल्लाह, सैफुल्लाह किसको कहा जाता है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। सॉरी सैफ़ीउल्लाह, ठीक है, सैफुल्लाह और है। उसमें नेक्स्ट जो है हुज़ टाइटल नजीउल्लाह, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है नजीउल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट है हुज़ टाइटल इज़ खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो खलीलुल्लाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है हुज़ टाइटल इज़ जुल नून, ठीक है, जुल नून, तो ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब है। उस वजह से हुज़ टाइटल रूहुल्लाह, तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टाइटल ऑफ कलीमुल्लाह जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये ख़ताब है, लक़ब है, ठीक है, कलीमुल्लाह। तो उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है कुछ, हुज़ टाइटल ज़बीहुल्लाह, तो ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का टाइटल है। उसके नेक्स्ट हुज़ टाइटल इज़ नजीबुल्लाह, तो हज़रत ये दाऊद अलैहिस्सलाम का। हुज़ टाइटल ख़तीबुल अंबिया, ठीक है, ख़तीबुल अंबिया, तो ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, हुज़ टाइटल शेखुल अंबिया, तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हुज़ टाइटल अबूल अंबिया, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, ठीक है, अबूल अंबिया जद्दुल अंबिया। तो उसको नेक्स्ट जो है हुज़ टाइटल इज़ साहिबुन नक़ा, ठीक है, साहिबुन नक़ा, तो ये हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का टाइटल है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हुज़ नोन एज द इसराइल, तो ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, हुज़ टाइटल ख़ातमुन नबीय्यीन, ठीक है, हुज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हुज़ टाइटल इज़ ख़ातमुल अनबिया, तो ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हुज़ टाइटल असदुल्लाह, तो असदुल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट जो आ जाता है हुज़ टाइटल सैफुल्लाह, तो ये सैफुल्लाह जो आया था ये आया था, ठीक है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब था, ये जो क्वेश्चन में आया हुआ था। उसमें नेक्स्ट जो है हुज़ टाइटल शेखुल इस्लाम, तो शेखुल इस्लाम है हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। उसको नेक्स्ट जो है हुज़ टाइटल इज़ खैरुत्ताबीन, ठीक है, खैरुत्ताबीन, तो ये हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का टाइटल था। उसके बाद नेक्स्ट जो हुज़ टाइटल सैयदुल मुस्लिमीन, तो ये हज़रत उमर बिन अल आस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, हुज़ टाइटल अतीक, तो ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो टाइटल था। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था जी हमारा, कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत कौन सी सूरत में है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत कौन सी सूरत में है, तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर आई थिंक 81-82 है, ठीक है,
आई थिंक 182 ही है, ठीक है। तो सबसे लंबी जो सूरत है वो सूरतुल बकरा है, जबकि सबसे छोटी जो सूरत है सूरतुल कौसर है, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन इस मरतबा इन्होंने ये वाला क्वेश्चन दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तो ग़ज़वे बदर में आई थिंक 313 मुसलमान थे, ठीक है, ग़ज़वे बदर में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, आप लोगों ने यहाँ पर मजमून लिखने, इनको आखिर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर मैथ के जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो कुछ इस तरह के आए हुए थे। फर्स्ट जो था a प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है, ऑल का स्क्वायर का फार्मूला लिखें। तो इसका फार्मूला आप लोगों ने ऐसे लिखना है, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। अगर यहाँ पर फार्मूले में यहाँ पर मनफी होगा तो हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर मनफी b का स्क्वायर जमा 2ab, ठीक हो गया। आप लोग ये फार्मूला हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, अगर यहाँ पर मनफी होगा तो। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है जी 289 का जुज़ मालूम करें, ठीक है। जुज़ आप लोगों ने कैसे मालूम करना है? अच्छा, आप लोगों से किसी भी रकम का अगर जुज़ पूछा जाए तो ये जैसे 289 है, इसको तो हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 ज़रबे 17 करेंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा 289, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन का अगर जुज़ मालूम करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सेम जो रकमें होंगी उनको आपस में आप लोगों ने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर इसी तरह लिखा होता है, जैसे 11 को 11 के साथ ज़रब देंगे, 13 को 13 के साथ ज़रब देंगे। हमारे पास जो भी आंसर आते हैं उन लोगों ने इतना लिखा हो, तो 169 लिखा होगा या कुछ भी। आप लोग जिस वक्त दो सेम रकमों को आप लोगों ने 10 से शुरू करना है, जैसे 10 को 10 के साथ ज़रब देंगे हम 100 आ जाएगा, 11 को 11 के साथ देंगे, जैसे 9 को 9 के साथ देंगे 81, तो इसी तरह 7 को 7 के साथ 49, 6 को 6 के साथ 36 हमारे पास आ जाएगा। तो सेम इसी तरह आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखना है, तो आप लोगों के पास इसका जुज़ आ जाएगा। सिंपली वे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हर मरतबा आ रहा है, ठीक है जी। 8/4 का कसरी इशारिया में तब्दील करें 8/4 को। तो यहाँ पर जो बड़ी रकम है मैंने पहले भी आप लोगों को बता दी, उसको आप लोगों ने लिखना है अंदर, ना सॉरी बाहर, छोटी रकम को आप लोगों ने लिखना है अंदर, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर पॉइंट डालना है, नीचे आप लोगों ने सिफर उतार के ले आना है, ठीक है। अब हम करेंगे 5 8 ज़ार 14, इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, या 0.5 या 0.5, 0 पीछे लगाते होते हैं, ठीक है। आप लोगों को आई थिंक पता होगा। यहाँ पर 0 पॉइंट है, इसका 5 है, इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, हमारे पास ए में दिए हुए 1 2 4, बी हमें दिए हुए 3 7 9, ए बी। यूनियन मालूम करें, तो यूनियन आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? यूनियन बड़े आसान तरीके से मालूम किया जाता है। जैसे ए हमारे पास क्या है, ए हमें यहाँ पर दिए हुए 1 2 4, बी हमें जो दिए हुए वो क्या दिए हुए जी, 3 7 9, 3 7 9। यूनियन जिस वक्त हम यूनियन करेंगे इसका, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, सेंटर में लिखा आप लोगों ने ये तमाम जो अरकान है ए के भी और बी के भी यहाँ पर लिख देने। जैसे 1 भी है, 2 भी है, 4 है, अब आगे क्या है, 3 भी है, तो आप लोगों ने 3 पहले लिख देना, 3 4 7 9, ठीक है। 7 और यहाँ पर 9 आप लोगों ने लिख देना, तो ये आप लोगों का यूनियन निकल आ जाएगा, ठीक है, यूनियन निकल जाएगा। तो यूनियन के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैट्रिक बेस के क्वेश्चन है। उसको नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया होता है, ये थोड़ा सा आप लोगों को देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आसान है। 4a जमा 2a का स्क्वायर है, ठीक है। तो रकम दी हुई 4a जमा 2a का स्क्वायर, 2a का यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ, तो a की कीमत दी हुई a इज इक्वल टू 3। जहाँ पर a, वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। यहाँ पर 3 पुट कर दिया, यहाँ पर 2a की जगह हमने 3 डाल दिया, ऊपर इसका स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। 4 3 12 हो जाएगा, जमा हमारे पास 3 3 9, ये स्क्वायर खोला हमने और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 दूनी 18, 18 और 12 हमारे पास इसका 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सिर्फ कीमत पुट करनी है, यहाँ पर ए की जगह 3 लिख देना आप लोगों ने, इस ए की भी जगह आप लोगों ने 3 लिख देना, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद इसको 2 को इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इस 4 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आप लोगों के पास आंसर सिंपली निकल आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं जी, वो कुछ इस तरह के आ रहे हैं। एक आदमी एक दिन में 4 दर्जन केले बेचता है, 12 दिनों में कितने केले बेचेगा? अच्छा, यहाँ पर जो टेक्निकल बात वो ये है कि एक लिखा हुआ एक दिन में 4 दर्जन केले बेचता है, ठीक है। 4 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 4 दर्जन केले वो बेचता है, यानी 48 वो केले बेच लेता है, ठीक है, एक दिन में। तो 12 दिनों में कितने केले बेचेगा? तो इसको आप लोगों ने 12 के साथ ज़रब दे देनी है, ठीक है। आप लोगों ने इसको 12 के साथ ज़रब दे देनी, तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 576। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर इस बात को समझना है। यहाँ पर लिखो एक दिन में 4 दर्जन बेचते हैं। ठीक है, दर्जन में 12 केले होते हैं, आप लोगों को पता है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछे 12 दिनों में कितने केले बेचेगा। यहाँ पर अगर पूछा होता कितने दर्जन बेचेगा तो फिर आसान था। यहाँ पर केलों का पूछा हुआ है तो थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूज़ किए हुए। तो आप लोगों ने यहाँ से पहले सवाल को सही करके पढ़ना है, फिर उसका आप लोगों ने आंसर लिखना है। आप लोगों का आधा जो आंसर होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, इलामा इकबाल कब वफात पाई। तो इलामा इकबाल 1938 में इलामा इकबाल ने जो वफात पाई 1938 में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिजा को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों ने प्रोवाइड करना है कि दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा है। लाजमी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है। तो KPK जो है वो पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद है जो कि इस्लामाबाद में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था जी, उर्दू की इंग्लिश बनानी थी। इसमें जो पहला क्वेश्चन था, मैं 2008 से पाकिस्तान आर्मी में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आई हैव सर्विंग सिंस 2008 इन पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, मैं 2008 से इन ड्यूटी। ठीक है, मैं 2008 से पाकिस्तान आर्मी में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है। पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल कंट्री। ठीक है, जो एक नज़रिए की बेस पर कायम हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ऑल ग्लिटर थिंग इज़ नो गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, डू गॉड हैव गॉड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये इस तरह के जो इडियम्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो सुबह सवेरे सैर को जाते हैं। दे गोइंग ऑन वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह सवेरे लिखा हुआ। ठीक है, दे गोइंग वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे सैर को जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है। तो ये इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मोस्ट इसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैंने इसके बाद इसके लिए बहुत सारे लिखे हुए। पहले इनको कर लेते हैं, फिर मैं उसके जनाब आप लोगों को लेके जाता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला चागी है। ठीक है, जो कि बलोचिस्तान में है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, K2 की बुलंदी कितनी है। K2 की जो बुलंदी है वो 8611 मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो वो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, पाकिस्तान के पहले और दूसरे गवर्नर जनरल। तो पाकिस्तान में टोटल जो गवर्नर जनरल के 4 ही ओहदे थे। उसके बाद गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका कौन सा है। जैकबाबाद जो पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका है। अच्छा, तुर्की का जो दारुल खिलाफा है या दारुल हुकूमत जिसको है वो कहा जाता है, वो अंकरा है। ठीक है, अंकरा जो तुर्की का दारुल हुकूमत है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना कौन हैं। तो इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, खेलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो सियालकोट को जो है वो खेलों का शहर कहा जाता है। खेलों के शहर के लिए सियालकोट मशहूर है। उसके बाद हमारा जो एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, वो ये था कि पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है। तो दरियाए सिंध जो पाकिस्तान का कौमी दरिया है, लेकिन मैं आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि इनमें से ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का पाकिस्तान का कौमी दरिया ही दोबारा पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, कौमी खेल हॉकी है, कौमी लिबास शलवार कमीज़, कौमी फल आम, कौमी जानवर मारखोर, कौमी परिंदा चकोर है, कौमी फूल चमेली का, कौमी सब्ज़ी भिंडी है, कौमी मशरूब कौमी खाना नहारी, कौमी मशरूब गन्ने का रस, कौमी दरख्त देवदार, कौमी दरिया ये आए हुए थे। ठीक है, दरिया सिंध जो वो कौमी दरिया है। कौमी पहाड़ हमारा K2 है, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की बुलंद तरीन चोटी, जबकि पाकिस्तान की पहले नंबर की बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी जो है ऊंचाई 8611 किलोमीटर। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी मछली हमारी महाशीर है। कौमी ममाली जानवर डॉल्फिन है। कौमी शायर इलामा इकबाल है। कौमी रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कौमी शिकारी जानवर बर्फ़ानी चीता है। कौमी नस्बुल ऐन ईमान इत्तेहाद व तंजीम। ठीक हो गया। कौमी दिन हमारा 23 मार्च का है। कौमी परचम हमारा सब्ज़ हलाली है। कौमी मिठाई हमारी गुलाब जामुन है। कौमी निशान हलाल सितारा। कौमी रंग सब्ज़ और सफ़ेद। कौमी तराना पाक सर ज़मीन। कौमी मस्जिद हमारी फैसल मस्जिद है। आई होपफुल कि ये वाले भी आप लोगों को समझ आ चुके होंगे।
तो हमारे ये वाले क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन थे जी, ये थे कुछ इस तरह के, सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है? तो सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये लक़ब है, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को वो तमाम तर बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। तो हज़रत तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती? तो सूरत तौबा है जी, जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। अच्छा, उसके बाद कुछ मज़मून है जी उर्दू में जो आए हुए थे, 10 लाइन आप लोगों को लिखनी थी। मेरी अम्मी पर, महंगाई पर और फ़ौजी की ड्यूटी पर, ठीक है। पाक फ़ौज पर लिखनी थी, ये फ़ौजी की ड्यूटी मुझसे लिखा गया। तो पाक फ़ौज पर आप लोगों ने लिखनी थी, 10 लाइन लिखनी थी। पाक फ़ौज पर, ये महंगाई पर, मेरी अम्मी पर, ये 3 जो टॉपिक आए हुए थे तो उन पर 1 बाई 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ भी आए हुए थे, तो ये वाले जो इंग्लिश में आए हुए थे, माय टीचर, माय फादर, माय फेवरेट पर्सनालिटी, तो मैंने जो आसान आसान थे वो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर लिए हैं। तो 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं। पहले उर्दू वालों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले जो मज़मून है उर्दू में, मेरी अम्मी पर, ज़िंदगी में हर किसी के लिए सबसे अहम शख्सियत उसकी माँ होती है, लिहाजा माँ से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। माएँ वाकई कमाल की होती हैं, जो हमसे बेलौस मोहब्बत करती हैं। वो हर वक्त अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। माएँ अपने बच्चों के लिए बेहतरीन फ़ैसला करती हैं। तो 10 लाइनें आप लोगों ने लिखनी, आई होप कि यहाँ तक हो चुकी होंगी। चलो हमने फिर भी इसको साथ ऐड कर लेता हूँ मैं। मेरी वालदा, मेरी अम्मी भी दूसरी माँओं से मुख्तलिफ नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी वालदा का नाम फ़ातिमा अहमद है। 5 लाइनें होगी। वो एक डॉक्टर हैं। 6, और एक करीबी सरकारी अस्पताल में काम करती हैं। 7, एक डॉक्टर के तौर पर वो काफ़ी मसरूफ़ रहती हैं। 8, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। 9, उनकी उम्र 40 बरस है, ठीक है। मेरी अम्मी एक रहम दिल खातून है और वो लोगों की बहुत मदद करती हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से देखें, वो मेरी सेहत का भी बहुत ख्याल रखती हैं और खुश रहने में मेरी मदद करती हैं। यही वजह है कि मैं अब पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मगर अगर मैं कभी बीमार हो जाऊँ तो वो उस वक्त तक मेरे पास रहती हैं जब तक मैं ठीक और सेहतमंद ना हो जाऊँ। इसके अलावा मेरी वालदा काफ़ी अच्छा खाना भी पकाती हैं। मुझे इनका खाना बहुत पसंद है। अपने फ़ारग वक्त में वो मेरे साथ खेलती भी हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ऐसे लिखा हुआ है, मेरी माँ की अहमियत। तो आप लोग लिख सकते हैं जी, 10 लाइन आप लोगों ने बनानी होती हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी सारा हो गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो था महंगाई पर, ठीक है। महंगाई के ऊपर आप लोगों ने जो लिखना था, ऐसे लिखना था। महंगाई के ऊपर यहाँ पर देखें, महंगाई का बेकाबू महंगाई के ऊपर जो ऐसे है, महंगाई का बेकाबू जिन गरीबों को निगल रहा है, आसमां को छूती हुई महंगाई, भूख व अफलास और इंतहाई शदीद किस्म की ग़िज़ाई बहरानों ने आलमी सतह पर उठाना शुरू कर दिया है। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक महंगाई के आसेब ने खौफनाक सूरत-ए-हाल से अवाम को दुचार कर दिया है। महंगाई के इस सूरत-ए-हाल से दहशतनाक मुँह खोल रखा है। इस खौफनाक सूरत-ए-हाल ने पाकिस्तान को भी बुरी तरह अपनी लपेट में ले रखा है। चंद बरसों में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें उनमें कई गुना इजाफ़ा हो गया है। तालीम, अद्वियात, किराए, रोज़मर्रा की अशिया गरीब के दस्तरस से बालातर हो रही हैं। दस्तरस कहा जाता है पहुँच से, ठीक है, उनकी पहुँच से दूर हो रही है। ना सेहत, ना तालीम, ना रिहाइश, आखिर गरीब के लिए है क्या? महंगाई के बायस कई अफराद ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा हमें जो आजकल पता लगता है, सुनाई देता है। इसी तरह के मामलात वाक़यात हैं। मुल्क के गरीब अफराद ने मजबूरन अपने गुर्दे फ़रोख्त करते हैं, जबकि गुर्बत और महंगाई की वजह से कई वालिदैन ने अपने बच्चे फ़रोख्त करने का सिलसिला शुरू करने के अलावा गरीब वालिदैन ने अपने बच्चों के गले पर छुरियाँ चलाकर हमेशा के लिए नींद उनको सुला दिया है, ठीक है। तो ये महंगाई के बारे में 10 लाइनें आप लोगों ने लिखनी है। महंगाई के इस खौफनाक और दहशतनाक सूरत-ए-हाल को देखकर मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मुल्क इसके अवाम किस सूरत-ए-हाल से दो-चार हैं। तो ये महंगाई के ऊपर जो था जी, तो आप लोगों ने यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। इन चंद बरसों में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 200% तक इजाफ़ा हो गया। दुनिया भर में इस महंगाई और ग़िज़ाई बहरान ने कितने अफरादों के दिलों से खुशियों और होंठों से मुस्कुराहटें छीन ली हैं। तो ये जो मज़मून था जी, ये महंगाई के बारे में आप लोगों ने, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है।
उसके बाद नेक्स्ट जो मजमून लिखना था जी वो आप लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लिखना था। पाकिस्तान फ़ौज का क़याम 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी पर अमल में आया। ये एक रज़ाकार पेशा व जंगजू क़ुव्वत है। ISS लिखा हुआ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी के मुताबिक अप्रैल 2013 में पाक फ़ौज की फ़ाल अफरादी क़ुव्वत 7,25,000 थी। इसके अलावा रेज़रों या गैर फ़ाल 5,50,000 अफराद जो 45 साल की उम्र तक खिदमात सर अंजाम देते हैं को मिलाकर अफरादी क़ुव्वत का तखमीना 12,75,000 अफराद तक पहुँच जाता है। अगरचे आईनी पाकिस्तान में जबरी फ़ौजी भर्ती के लिए गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। पाक फ़ौज बशमूल पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया के दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ौज है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 243 के तहत पाकिस्तान के सदर अफ़वाज पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान बड़ी फ़ौज के सिविलियन कमांडरान चीफ़ या सिपह सलार आज़म के मनसब रखते हैं। आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशवरा तायद से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी या सिपह सलार पाकिस्तान बड़ी फ़ौज के ओहदे के लिए एक 4 सितारे वाला जर्नेल का इंतखाब करते हैं। फिर वक्त पाकिस्तान फ़ौज की क़यादत जनरल कमर जावेद बाजवा अब तो उसकी ख़त्म हो गई, ठीक है जी। अब जो है जनरल आसिम मुनीर नियाज़ी आप लोगों को पता है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं, जबकि जनरल ज़ुबैर महमूद हयात चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमांड की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी तारीख है बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों ने 10 लाइनें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप लोगों को पाकिस्तान आर्मी के बारे में आप लोग जो जो जानते हैं तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसके अलावा 10 जो लाइनें आप लोगों ने लिखनी थी माई फादर पर। माई फादर इज़ द मोस्ट beloved person in my family and he loved me the most. नंबर 2 है he is the one of who fulfill our needs and wishes without any complaint। तो इसके ट्रांसलेशन कर लें माई फादर इज़ मोस्ट beloved person, मेरे जो वालिद साहब हैं बहुत ज़्यादा जो प्यार करने वाले। इन माई फैमिली मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद साहब सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। एंड लव मी द मोस्ट, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। ही इज़ वन ऑफ द फुलफिल आवर नीड्स, वो एक वाहिद बंदे हैं जो हमारी जो तमाम तर ख्वाहिशात को पूरी करते हैं बग़ैर किसी कहने के, ठीक है। माई फादर ऑलवेज़ बिलीव्स मी, मेरे वाले साहब मुझ पर एतमाद करते हैं। एंड शो ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, और मेरे अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस का सेंस मुझे दिखाते हैं या शो करते हैं, कहते हैं कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चौथा जो जुमला है वेन एवर आई फील डिप्रेशन और सैड ही इज़ द वन हु मोटिवेट मी विद हिज वर्ड। जिस वक्त मैं जो डिप्रेशन में होता हूँ या उदास होता हूँ तो वो जो है वो क्या करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं अपने अल्फाजों के से, ठीक है। वो मुझे हौसला देते हैं अपने अल्फाजों से। उसको नंबर 5 है हिज लव फॉर अस एंड अदर फैमिली मेम्बर इज़ सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल। उनकी जो मोहब्बत है मेरे लिए और हमारी जो फैमिली है उनके तमाम अफराद के लिए वो अनकंडीशनल है, बग़ैर किसी कंडीशन के, यानी वो हर वक्त हमें प्यार करते हैं। सो नंबर 6 है जी ही इज़ द वन ऑफ होम द होल फैमिली कैन ट्रस्ट, वो एक वाहिद ऐसे बंदे जिनके ऊपर पूरी जो फैमिली है, हमारा जो पूरा ख़ानदान है वो भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है। सो नेक्स्ट ही बिकम एंग्री वेन एवर वी डू नॉट फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ द हाउस, जिस वक्त हम घर के जो फॉलो डिसिप्लिन तरतीब को निज़ाम को उसको हम फॉलो नहीं करते तो वो फिर क्या हो जाते हैं, कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं। उसको नेक्स्ट नंबर 8 है ही ऑलवेज मोटिवेट्स अस टू डू वेल इन एग्ज़ाम एंड आल्सो हेल्प इन आवर स्टडी, वो हमेशा हमें एग्ज़ाम के हवाले से मोटिवेट करते हैं, हमें समझाते हैं, ताकीद करते हैं और हमारी स्टडी में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 9 है ही सॉल्व्स ऑल आवर इशू, वो हमारे तमाम जो मुश्किलात हैं उनको सॉल्व करते हैं हैप्पीली, खुशी के साथ, बट नेवर लेट्स हिज प्रॉब्लम कम टू अस, लेकिन वो उनकी कभी अपनी जो प्रॉब्लम है उन्होंने कभी नहीं आने दी, ठीक है, कभी हमें नहीं बताया। इसको नंबर 10 है माई फादर इज़ माई हीरो एंड विल ऑलवेज बी माई गाइड सोल एंड मोटिवेटर फॉर लाइफ, मेरे जो वालिद हैं वो क्या, वो मेरे हीरो हैं और हमेशा मुझे गाइड करने वाले और मेरे ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन मोटिवेटर मेरे वालिद साहब ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी 10 लाइन ऑन माई फेवरेट टीचर, तो ये आप लोगों ने यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें, आप लोग देख लें। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई होपफुल कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मोस्ट हेल्पफुल है, ठीक है। मैंने कोशिश की है ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे मिली थी कैंडिडेटों ने मुझे बेची थी तो वो मैंने आप तमाम तरह आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।